हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी एवं एसएससी और अदर जो वनडे एग्जाम है, जिसमें जनरल साइंस का जो पोर्शन आता है, उसके लिए हम कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं यूट्यूब पर। और ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलेगी, सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सीरीज चलाई जाए, एक दो टॉपिक करा के सीरीज को बंद कर दिया जाए। ये सीरीज चलेगी। आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी का हो, एसएससी के अदर वनडे एग्जाम, जिसमें भी आपकी साइंस पूछी जाती है, जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी, उस सबको कवर कराने का ये सफलता बैच के थ्रू हम पूरा प्रयास करेंगे। जिसमें हम पैरेलली ये लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें पहले हम एक फिजिक्स का चैप्टर, ऐसे ही एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का, ऐसा एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जिसमें हम एक एक करके हर 2 दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लेक्चर लेके आएंगे। जैसे आज मैंने फिजिक्स का लेक्चर यहाँ से पुट किया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं साउंड एंड वेव्स की। ऐसा नहीं होगा कि आपको केवल एक लेक्चर को 2 या 3 या 4 वीडियोस में लेके आएगा। जैसे आज हमारे टॉपिक का नाम है साउंड एंड वेव्स, तो इसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस लेक्चर में हम साउंड को पूरी तरह से कवर करें। विद इन 30 या 45 मिनट का ये लेक्चर होगा, जिसमें हम साउंड से बनने वाले जितनी भी थ्योरी और कॉन्सेप्ट है, उनको हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये सीरीज अब आपकी डेली बेसिस पे आएगी और कंप्लीट होगी। इससे आप बेफिक्र रहें, ये कंप्लीट सीरीज चलेगी। चलिए, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साउंड। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले और बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेक्चर होने के बाद तुरंत ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है साउंड एंड वेव्स, इनको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना होगा साउंड एंड वेव के लिए कि ये वेव, जिसको हम हिंदी में तरंग या लहर कहते हैं, ये होती क्या है। तो तरंग या लहर को समझने के लिए आप यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये परिभाषा लिखी, इसको पढ़िए। कहते हैं कि किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या हलचल को ही तरंग कहते हैं, किसी भी मीडियम में। इसमें विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब होता है हलचल पैदा हो जाना। एनी डिस्टरबेंस इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। तो किसी भी माध्यम में अगर कोई हलचल उत्पन्न होती है, तो उस हलचल को या उस विक्षोभ को ही वेव कहा जाता है। तो प्रश्न आता है, सर ये मीडियम क्या है? व्हाट इज मीडियम? माध्यम क्या है? हम माध्यम को समझते हैं। तो दोस्तों, माध्यम क्या है? कणों से घिरा हुआ कोई भी क्षेत्र, एनी एरिया फिल्ड विथ पार्टिकल्स। तो कणों से घिरा हुआ कोई भी क्षेत्र होगा, वो मीडियम कहलाएगा। अब ये कण अगर पास पास होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो वह माध्यम कैसा होगा? सघन माध्यम कहलाएगा। और यही कण अगर दूर दूर होते हैं, तो वह विरल या रेयर माध्यम कहलाएगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने कहा मीडियम, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है और ये पार्टिकल्स से फील्ड है, घिरा हुआ है, तो ये माध्यम हो गया मेरा। अब ये पार्टिकल्स अगर पास पास में हैं, पास पास में हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? डेंस हो जाएगा। और मान लीजिए किसी माध्यम में यही पार्टिकल्स बस इतनी दूर दूर हैं, तो ये जो मीडियम कहलाएगा, ये विरल मीडियम कहलाएगा। तो ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया अपना विरल माध्यम। तो आई होप मीडियम का जो डेफिनेशन है वो आप समझ पाए होंगे। मीडियम क्या है? कणों से घिरा हुआ, है ना? इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कणों से घिरा हुआ, फिल्ड विथ पार्टिकल्स। कोई भी एरिया, कोई भी क्षेत्र जो है वह मीडियम कहलाता है। अब मीडियम के कुछ गुण होते हैं, मीडियम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? तो मैंने बताया, पहले हमने देखा मीडियम क्या होता है, यहाँ हमने देखा कि जो विक्षोभ और हलचल होती है किसी भी माध्यम में, वही क्या कहलाती है? वेव कहलाती है। अब बात करते हैं मीडियम के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, गुण क्या क्या हैं। तो किसी भी मीडियम में दोस्तों इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। इलास्टिसिटी की जो है प्रॉपर्टी पाई, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रत्यास्थता। क्या होती है इलास्टिसिटी, हम समझेंगे। लिखा है, चेंज इन ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स एंड टू बिकम लाइक बिफोर आफ्टर रिमूविंग दैट फोर्स। मतलब हमने किसी वस्तु पर जो बल लगाया, बल लगाने पर उस वस्तु के आकार में जो परिवर्तन होगा, और जैसे ही हम बल को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, वो पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाता है। इसी पूर्व रूप में आने के उसके गुण को, उसकी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, हम दोस्तों प्रत्यास्थता बोलते हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाएंगे प्रत्यास्थता क्या है। आप मान लीजिए आपने एक गुब्बारे में हवा भरी, उस गुब्बारे पर फोर्स लगाया दोनों हाथों से, तो गुब्बारे के आकार में परिवर्तन आएगा, चपटा होगा वो मध्य से। और जैसे ही आप उस पर से फोर्स हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो गुब्बारा अपने जो उसका मेन साइज था, शेप था, उसमें आ जाएगा। तो जो वो अपने मेन शेप में आया है, जो पुराने शेप में आ गया है, जिस माध्यम के जिस गुण के कारण वो आया, उसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या है?
हमने वस्तु पर बल लगाया तो वस्तु के आकार में जो परिवर्तन आया, और बल हटा लिया तो उसके आकार में वह अपने पुनः उसी आकार में आ गई जिसमें प्रारंभिक रूप में वही थी। उसी को हम उस वस्तु की इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी का गुण कहते हैं। इसके अलावा मीडियम का जो सेकंड प्रॉपर्टी है विच इज इनर्शिया, यानी मीडियम में क्या पाया जाएगा, जड़त्व का गुण होता है। किसी भी माध्यम में जड़त्व का गुण भी पाया जाता है। इनर्शिया क्या होता है, कोई वस्तु है वो अपनी जिस अवस्था में है वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, उसको इनर्शिया बोलते हैं। आगे हम डिटेल में इसको मोशन वाली टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे कि इनर्शिया यानी जड़त्व का गुण भी माध्यम का एक गुण है। नेक्स्ट है डेंसिटी, घनत्व। तो डेंसिटी भी आप देखेंगे, अगर पार्टिकल्स पास पास में आते हैं तो माध्यम सघन हो जाता है, और सघनता जो डेंसिटी है वो भी माध्यम का एक गुण है। इसके अलावा टेम्परेचर, हम ये भी जानते हैं कि तापमान बढ़ने पर माध्यम के जो अणु हैं, कण हैं, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, जिससे माध्यम विरल अवस्था में कन्वर्ट होगा। तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है किसी भी माध्यम पर। तो ये चार गुण हैं हमारे किसके, हम बताएंगे मीडियम के। तो इस पूरे स्लाइड में हमने क्या देखा, तरंग क्या होती है, माध्यम क्या होता है, माध्यम के गुण क्या हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाएंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ हमारे तरंग के बारे में। आगे और बात करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आप देखिए, ये मान लीजिए कोई मीडियम है, इस मीडियम में ये पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई इन मीडियम के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, इनमें डिस्टरबेंस करने के लिए या तो यहाँ से हवा या फूंक मारी गई या कुछ बोला गया, जिससे मान लीजिए ये पार्टिकल में, इस पार्टिकल में डिस्टरबेंस आया। जब इस पार्टिकल में डिस्टरबेंस आया तो ये पार्टिकल अपने अन्य पार्टिकल से क्या किया, टकराया। इसने इसको टकराया, फिर इसको टकराया, और ये पार्टिकल इससे टकराया, उसके बाद ये पार्टिकल इससे टकराया। ऐसे करके इस पूरे मीडियम में एक हलचल उत्पन्न हो गई, एक विक्षोभ उत्पन्न हो गया। और दोस्तों, एक कण में जो विक्षोभ हुआ, इसी वजह से अन्य वह एक कण अन्य कणों से टकराया, जिससे पूरे कणों में क्या हो गया, विक्षोभ उत्पन्न हो गया। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, मान लीजिए ये कण इस कण से टकराया, टकराने के बाद ये पुनः अपने स्थान पर आ जाएगा, पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। और जब ये पुनः अपनी अवस्था में आया, वो किस वजह से आया, वही आया है ये प्रत्यास्थता की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से। तो प्रत्यास्थता क्या होता है, जिसमें कणों का स्थानांतरण नहीं होता है। किसका स्थानांतरण नहीं होता है, कणों का। तो फिर स्थानांतरण होता क्या है, तो दोस्तों किसी भी माध्यम में कणों का स्थानांतरण तो नहीं होता है। अगर स्थानांतरण होता है तो हम बताएंगे स्थानांतरण सिर्फ या केवल ऊर्जा का होता है, एनर्जी का होता है ना। ओनली एनर्जी ट्रांसफर, केवल किसका ट्रांसफर होता है, एनर्जी का, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिससे आपको पूरे माध्यम में एक हलचल होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हुआ वेव। अब वेव के बारे में और समझते हैं हम फ्रेंड्स। देखिए, जो तरंगे हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरी होती हैं मैकेनिकल वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें और यांत्रिक तरंगें। दोस्तों, हम समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें और यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से तात्पर्य क्या है यहाँ पर। मान लीजिए अगर हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऐसी वेव्स जो सॉलिड यानी कि ठोस, जो लिक्विड यानी कि द्रव, जो गैस यानी कि गैस, और वैक्यूम यानी कि निर्वात, यानी ऐसी तरंगें जो ठोस, द्रव और गैस के साथ साथ निर्वात में भी गमन कर सकें, निर्वात में भी ट्रेवल कर सकें, ऐसी तरंगों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें बोलते हैं। यानी ठोस, द्रव और गैस, साथ में निर्वात में क्या करती हैं, ये गमन करती हैं, यानी कि ये ट्रेवल करती हैं। तो ऐसी तरंगों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, इन्हें नो नीड ऑफ एनी मीडियम, चूंकि ये निर्वात में गमन कर सकती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है, ये इसके बारे में दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे। साथ में फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, ये सभी विद्युत चुम्बकीय कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स क्या होता है। अभी कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स मतलब ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक,
एग्जाम्पल क्या है इनके? रेडियो वेव यानी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, इसके अलावा आप कह सकते हैं एक्स रेज, है ना, गामा रेज, इसके अलावा इंफ्रारेड। तो ये कुछ अन्य इसके एग्जाम्पल हैं। वहीं हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव की। दोस्तों, जो हमारी मैकेनिकल वेव होती हैं, जो हमारी यांत्रिक तरंगे होती हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है इन्हें नीड ऑफ मीडियम। सबसे पहली बात, मतलब इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। विदाउट मीडियम ये ट्रेवल नहीं कर सकती, तो हम कह सकते हैं इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम यानी कि सॉलिड, देन लिक्विड और गैस। हम कह सकते हैं माध्यम कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस माध्यम की जो मीडियम है, इनकी ये आवश्यकता होती है। आगे हम बताते हैं कि ये जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं फ्रेंड्स, ये दो प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव विच इज ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। कौन कौन सी होती हैं? तो हम बताएंगे ये दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। ऐसी तरंगें जो कब उत्पन्न होती हैं? किसी भी माध्यम के कणों के अप एंड डाउन मोशन करने से, यानी जो अणु हैं, उन अणुओं के ऊपर नीचे गति करने से ये उत्पन्न होते हैं। अभी डायग्राम में देखेंगे आगे, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने कहा, ये मान लीजिए अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये तरंग है, ये ऊपर की ओर मूवमेंट कर रही है और देन नीचे की ओर मूवमेंट कर रही है। आई होप सब समझ पा रहे होंगे। ये तरंग की दिशा है, तरंग की दिशा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर ये वाइब्रेट करते हैं, ऊपर नीचे और 90 डिग्री का ये एंगल बनाते हैं। तो ऐसी तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं फ्रेंड्स। क्लियर है? तो आगे बात करेंगे। दूसरा, मॉलिक्यूल डू नॉट ट्रेवल ओनली एनर्जी ट्रांसफर। मतलब इनमें मैंने अभी बताया ना, तरंग क्या होती है? तरंग में एक्चुअल मोशन नहीं होता है, ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर, केवल ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते हैं, केवल ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ये कैरेक्टर हुए ट्रांसवर्स वेव के। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं फ्रेंड्स। इनका जो उत्पत्ति होती है, ये बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल के माध्यम से होती है, यानी अणुओं के आगे पीछे गति करने से। आइए इसको भी हम समझते हैं डायग्राम में। ये हमारी तरंग की डायरेक्शन है, लिखा है यहाँ पर वेव डायरेक्शन। अब देखिए, ये जो अणु है, ये आगे गया और पीछे आया, फिर अपने स्थान पर आ गया, फिर ये आगे गया पीछे गया, फिर ये अपने स्थान पर आ गया, आगे गया पीछे गया, अपने स्थान पर आ गया। तो बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, यानी आगे पीछे की जो इनमें गति हो रही है, उसी प्रकार की तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, यानी ये समानांतर कंपन करते हैं। मैंने बताया ये परपेंडिकुलर कंपन कर रहे हैं, ये पैरेलल। अब इनके परपेंडिकुलर करने से इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, और इनके पैरेलल वाइब्रेशन करने से क्या बनते हैं? संपीड़न और विरलन। आई होप ये परिभाषा और ये टाइप आप समझ पाए होंगे कि मैकेनिकल वेव क्या होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रांसवर्स वेव के बारे में, अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। फ्रेंड्स, आप देखेंगे सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें, मैंने अभी बोला ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स। जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, आपकी रेडियो तरंगें, माइक्रो तरंगें, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रे, गामा रे, ये और आपकी विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, ये सभी के सभी कैसी तरंगें हैं? हम बताएंगे ये सभी की सभी अनुप्रस्थ तरंगें हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, रस्सी में उत्पन्न तरंगें, वेव जनरेट इन रोप। तो रस्सी, आप रस्सी के एक सिरे को पकड़ते हो और उसके बाद दूसरे सिरे को कहीं बांध कर आप उसमें जो मूवमेंट कराते हो, जो उसमें आप गति देते हो, तो रस्सी जिस प्रकार से मूवमेंट कर रही होती है, उसको हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे दोस्तों सॉलिड में आपको दिखेंगी, द्रवों की सतह पर, ऑन दी सर्फेस ऑफ लिक्विड। जैसे आपने पानी में पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंकने से पानी की सतह पर जो आपको तरंगे दिखाई दे रही हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जो आपको ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देंगी। उसी प्रकार से आप याद रखेंगे अनुप्रस्थ तरंगें गैसों में उत्पन्न नहीं होती हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, डोरी युक्त यंत्रों में, जितने भी आपके स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सब में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है, लाइक सितार, गिटार, वीणा इत्यादि। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप ये अनुप्रस्थ तरंगों का डायग्राम देखेंगे, मैंने आपको बताया इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो अप्स एंड डाउन मोशन करते हैं, तो ये अप्स एंड डाउन। अब इन्हीं के अप्स एंड डाउन मोशन करने से कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर बनते हैं, जिनमें हम कहते हैं जो ऊपर उठे हुई ये वेव है, इसको श्रृंग बोला जाता है, क्रिस्ट बोला जाता है या उच्चिष्ट। और जो नीचे जो तरंग गई है, इसको हम निम्निष्ट या गर्त या ट्रफ बोलते हैं।
फ्रेंड्स, दो क्रमागत या दो लगातार श्रृंग, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है फ्रेंड्स। अदर यूनिट एंगस्ट्रॉम होती है और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे दो क्रमागत यानी दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी तो लैम्डा है, तो एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी को लैम्डा बाई 2 कहते हैं। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, विच इज यहां से यहां तक, तो एक श्रृंग और एक गर्त के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा अपॉन 2 तरंग दैर्ध्य का आधा, और दो क्रमागत श्रृंग या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी होती है वो कहलाती है तरंग दैर्ध्य। आप याद रखेंगे जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं फ्रेंड्स, ये पोलराइजेशन को दर्शाती हैं, ध्रुवण को दर्शाती हैं। अब ध्रुवण एक प्रकाश का गुण है जिसको हम लाइट वाले टॉपिक में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे कि अनुप्रस्थ जो तरंगें होती है वो ध्रुवण को दर्शाती हैं, पोलराइजेशन को। पोलराइजेशन का मतलब होता है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, आंखों पर चकाचौंध पड़ना, उसी को हम ध्रुवण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। मैंने आपको बताया इसमें जो वाइब्रेशन होता है वो कंपन जो होता है वो तरंग संचरण की दिशा में होता है, यानी जिस डायरेक्शन में वेव की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जो इसके पार्टिकल हैं वो भी मूवमेंट कर रहे होते हैं, और इनसे संपीड़न और विलयन बनता है। जैसे इनसे श्रृंग और गर्त बन रहा था उसी प्रकार से अनुदैर्ध्य तरंगों से संपीड़न और विलयन बनता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रियरफैक्शन बनता है। ये ध्रुवण नहीं दर्शाती हैं, डोंट शो पोलराइजेशन। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रेवल कर सकती हैं। एग्जाम्पल है स्प्रिंग। स्प्रिंग को आपने ताना और छोड़ा तो वो जिस प्रकार की उसमें जो वाइब्रेशन हो रही, जो तरंग उत्पन्न हुई है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। उसी प्रकार से मैंने बताया आपको वाटर की सरफेस पर जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, लेकिन पानी के भीतर जो तरंग चल रही होती है उनको उनको अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। जैसे हम्बोल्ट की धारा है, ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं, और खास बात है दोस्तों ये गैसों में उत्पन्न होती हैं, यानी ठोस, द्रव और गैस। जबकि ट्रांसवर्स वेव गैसों के अंदर नहीं चलती हैं, सॉलिड और लिक्विड में ये चलती हैं। एग्जाम्पल इसका साउंड वेव, ध्वनि तरंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ तरंगे होने आप इनका नाम याद रखेंगे। प्रोग्रेसिव वेव यानी प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंग, स्टेशनरी वेव क्या होती हैं? ऐसी तरंगे जो डिस्टरबेंस के साथ साथ ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसफर करती हैं, ऐसी तरंगे प्रगामी तरंगे कहलाती हैं। जैसे तालाब की सतह पर उत्पन्न तरंगे और डोरी में उत्पन्न तरंगे। अप्रगामी तरंगे क्या होती हैं दोस्तों? ये ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती हैं, ट्रांसफर नहीं करती हैं। ये होती क्या है? जब सेम इंटेंसिटी और सेम फ्रीक्वेंसी, समान तीव्रता और समान आवृत्ति की दो तरंगें, दो प्रगामी तरंगें आपस में जब टकराती हैं, कोलैप्स करती हैं, तो ऐसी तरंगों से स्टेशनरी वेव्स यानी अप्रगामी तरंगें जन्म लेती हैं। अप्रगामी तरंगे में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही गुण पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ होंगी तो सितार, गिटार, वीणा और एक तारा आ जाएगा, और अनुदैर्ध्य होंगी तो उसमें दुंदुभी, बिगुल और बांसुरी, बीना आ जाएगी। याद रख लेंगे आप लोग फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ टर्मिनोलॉजी आप याद रखेंगे, जैसे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होती है? तो फ्रेंड्स प्रत्येक सेकंड दोलनों या कंपनों की संख्या, यानी एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, कितने दोलन हो रहे हैं, उसी को हम आवृत्ति बोलते हैं, जिसकी ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, और एक हर्ट्ज में 1/सेकंड होता है। एक हर्ट्ज बराबर होता है 1/सेकंड। तो ये याद रखेंगे यहाँ पे। टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो समय लगता है फ्रेंड्स उसी को हम आवर्तकाल बोलते हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/f यानी फ्रीक्वेंसी, और एफ बराबर हो जाएगा 1/t। ये हम आगे न्यूमेरिकल में इनका यूज करेंगे। और दोस्तों स्पीड ऑफ वेव जो होती है वो एफ लैम्डा होती है, यानी फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य का जो गुणन होता है वही तरंग की चाल कहलाती है। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब हम प्रॉपर बात करते हैं फ्रेंड्स साउंड के बारे में। यहाँ से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस बनेंगे, कॉन्सेप्ट बनेगा। आप ध्यान से सुनते चले जाएंगे लेक्चर को, और आप ये लेक्चर को जब कंप्लीट करने के बाद कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेके आएंगे उसमें पहले इसका डाउट क्लियर कराएंगे, देन हम नेक्स्ट लेक्चर को अपना आगे बढ़ाएंगे। साथ में ये टॉपिक खत्म होने के बाद इसके एमसीक्यू भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं साउंड के बारे में। तो जैसा कि हमने इतना पढ़ा उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकल के आएगा कि जो ध्वनि है वो यांत्रिक तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये यांत्रिक तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती हैं। अगला लिखा है दे मूव थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रियरफेक्शन। जो साउंड होता है ये संपीड़न और विलयन के माध्यम, मैंने बताया ना लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो गुण है वो संपीड़न और विलयन ही तो है, तो ये संपीड़न और विलयन के माध्यम से गति करती हैं। दोस्तों इनकी खास बात है कि जैसे हमारा जो लाइट होता है, लाइट के जो प्रॉपर्टीज होती हैं वही प्रॉपर्टीज साउंड भी प्रदर्शित करता है। तो लिखा है दे शो,
क्या क्या? तो देखो, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। और साथ में आप देखेंगे ये चारों के चारों गुण हमारा प्रकाश भी दर्शाता है। तो प्रकाश के सारे गुणों को अगर केवल ध्रुवण वाला गुण छोड़ दिया जाए तो सारे गुणों को साउंड क्या करता है? शो करता है। तो आपसे पूछा जाएगा जो ध्वनि है वो प्रकाश का कौन सा गुण नहीं प्रदर्शित करता है? आप बताएंगे पोलराइजेशन इनकी ध्रुवण। बाकी परावर्तन, परावर्तन मतलब टकरा कर लौटना, तो जी हाँ, साउंड बाउंस बैक होता है। अपवर्तन, माध्यम बदलने पर ये विचलित होता है, बिल्कुल। डिस्टरबेंस व्हेन चेंजिंग मीडियम। डिफ्रैक्शन, विवर्तन होता है, अवरोधक से टकरा कर मुड़ता है, जी हाँ। टर्न आफ्टर हिटिंग द ऑब्स्टेकल। अब यहाँ पे याद रखेंगे आप एक बात कि जो विवर्तन होता है, ध्वनि के ध्वनि का विवर्तन प्रकाश के विवर्तन से ज्यादा होता है। यानी प्रकाश कम मुड़ेगा, ध्वनि ज्यादा मुड़ती है। इसलिए कमरे में बैठे व्यक्ति को हम देख नहीं सकते, लेकिन कमरे में बैठे व्यक्ति की ध्वनि हम सुन सकते हैं। क्लियर है? तो डिफ्रेक्शन किस में ज्यादा होता है? ध्वनि में ज्यादा होता है, प्रकाश में कम होता है। और लास्ट है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में होता है दोस्तों, दो समान आवृत्ति की जो तरंग हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, इसी को हम व्यतिकरण बोलते हैं। ये सारे कैरेक्टर चूंकि लाइट के हैं तो इनके बारे में हम डिटेल में लाइट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं साउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में, गुण क्या क्या होते हैं ध्वनि के। फ्रेंड्स, ध्वनि के तीन गुण होते हैं, तीव्रता, तारत्व और क्वालिटी। मतलब इंटेंसिटी, पिच एंड गुणता। क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं तीव्रता के बारे में। तीव्रता क्या होती है? फ्रेंड्स, ध्वनि का, साउंड का धीमा या तेज होना, बेसिकली इसको लाउडनेस बोलते हैं। इसी को हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। कोई ध्वनि कितनी धीमी और कितनी तेज हो रही है उसी को हम उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। और ये डिपेंड करती है किस पर? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जो कंपन कर रही वस्तु होती है उसके आयाम पर निर्भर करती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात आती है आयाम। तो मैं पहले आपको आयाम के बारे में बता देता हूँ, उसको समझिएगा, देन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक वेव डायरेक्शन है। अब यहां से कोई तरंग ये ऊपर गई और ये नीचे आई, ये ऊपर गई और ये नीचे आई। तो इसकी जो माध्य स्थिति है, जो इसका मीडियन है, इसकी जो माध्य स्थिति, इस माध्य स्थिति से कोई वस्तु कितना विस्थापित हो रही है, ऊपर या नीचे, इस विस्थापन को ही फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? आयाम बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखेंगे। तो आयाम क्या है? किसी भी तरंग की माध्य स्थिति से उसका अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, कहां से? मिडिन से, उसके माध्यम से, इसी को हम आयाम बोलते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि ये तीव्रता जो है वो किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। आयाम तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। तो मैं कह सकता हूँ तीव्रता जो है ध्वनि की, जो प्रबलता है, जो लाउडनेस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी हिंदी वाले क्या याद रखेंगे? जो ध्वनि की तीव्रता है या ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके? आयाम के वर्ग के। यानी मैंने कहा कि किसी वस्तु की आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी प्रबलता कितनी होगी? मैंने कहा किसी वस्तु का एम्पलीट्यूड 2 टाइम कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो आपको बताना है ध्वनि की जो लाउडनेस है वो कितनी होगी। तो फ्रेंड्स मैंने बताया लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अब आयाम कितना दिया? 2 टाइम यानी 2 गुना। तो हम यहाँ एक ही जगह 2 रखेंगे, ये 2 का स्क्वायर है। अगर हम देखेंगे लाउडनेस समानुपाती हो जाएगा 2 दूनी 4। यानी अगर आप एम्पलीट्यूड को 2 टाइम बढ़ाते हो, 2 गुना बढ़ाते हो, तो उसकी जो तीव्रता है वो कितनी बढ़ जाएगी? 4 गुना से बढ़ जाएगी। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। क्लियर है? आगे बात करते हैं अब। इसका यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स? इसका यूनिट होता है डेसिबल, बेल या फोन। तीनों यूनिट आप याद रखेंगे। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल होता है। अब यहाँ कुछ बातें इंटेंसिटी के बारे में आप याद रखेंगे। दोस्तों, जब हम सामान्य बातचीत करते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो 60 डेसिबल तक होती है। सामान्य बातचीत की यहाँ पे बात हो रही है। यदि आप फुसफुसाहट करते हो तो उसकी जो तीव्रता होती है वो 20 से 30 डेसिबल के बीच की होती है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने जो बताया है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? फ्रेंड्स, डब्ल्यूएचओ कहता है कि आपके लिए जो बेस्ट साउंड है, जो सही ध्वनि है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? तो 30 से 60 डेसिबल की ध्वनि आपके लिए बेस्ट होती है, सुलभ होती है। जिसमें भी अगर आप डे की बात करते हो, दिन की बात करते हो, तो दिन में 45 डेसिबल होना चाहिए। और दिन का मतलब है सुबह 6 से लेके रात्रि 10 बजे तक। यदि आप रात की बात करते हो तो 35 डेसिबल होना चाहिए, यानी 10 से लेके सुबह 6 बजे तक। डब्ल्यूएचओ कहता है 80 डेसिबल से
ऊपर का जो ध्वनि होगा, जो इंटेंसिटी होगी, वो नॉइस के अंतर्गत आती है, शोर के अंतर्गत आती है। और जो हमारे जेट इंजन होते हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है ध्वनि की, वो 120 से 140 डेसिबल तक होती है, जो कि हमें बहरा बनाने के लिए पर्याप्त है। क्लियर है? आई होप इस स्लाइड में कही हुई या लिखी हुई सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स पिच। तो ये अब हम सेकंड उसका प्रॉपर्टी देख रहे हैं ध्वनि की, विच इज पिच, चुभ, तारत्व। दोस्तों आपको ध्वनि कितनी चुभ रही है किसी की, उसी को हम तारत्व बोलते हैं। बेसिकली चुभन, अच्छी ना लगना। अब ध्यान रखना दोस्तों, हम सब जानते हैं साउंड की खास बात क्या है। या तो किसी का साउंड थिन होगा, पतला होगा, श्रिल होगा, या किसी का साउंड भारी होगा, हैवी होगा, ग्रेव होगा। तो ध्वनि के पतले और भारी होने को ही उसका तारत्व कहते हैं। ध्वनि का थिन, श्रिल, ग्रेव या भारी होना ही क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। अब पिच के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप ध्यान से सुनेंगे। अगर हम पिच की बात यहाँ पर कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो अगर जिसकी पिच उच्च है, हाई है, उसकी आवाज जो है वो पतली होगी, थिन होगी, श्रिल होगी। यानी पिच हाई होने पर आवाज पतली होती है, और यदि किसी पिच लो है, निम्न है, तो उसकी आवाज भारी होगी, हैवी होगी या ग्रेव होगी। ये पॉइंट याद रखेंगे। और जो दोस्तों पिच होती है, ये निर्भर करती है किस चीज पर? तो पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। यानी जो पिच है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। हम सब जानते हैं फीमेल वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है मेल की फ्रीक्वेंसी से। यानी हमारी जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों की आवृत्ति पुरुष की आवृत्ति से ज्यादा होती है। और इसी ज्यादा होने की वजह से फ्रेंड्स आप देखेंगे, जो फीमेल्स होती हैं उनका पिच हाई होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। अब अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई होगी, और मैंने कहा पिच हाई होने पर आवाज पतली होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पतली आवाज। और अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो उसकी पिच भी लो होगी, पिच लो होगी तो आवाज भारी होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे बच्चे की ध्वनि, मच्छर की ध्वनि, और फीमेल्स यानी महिलाओं की ध्वनि जो होती है उनकी पिच पतली होती है, आवाज पतली होती है। और यहाँ पर हैवी जो लो पिच जो होती है वो किसकी होती है? लोइन की, मेंढक की और पुरुष की। यानी आवाज भारी होगी लेकिन पिच लो होगी। यहाँ पर आवाज पतली होगी, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बच्चे हो या मस्किटो हो, उनकी आवाज पतली होगी लेकिन पिच कैसी होगी? भारी होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हुआ साउंड का। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वालिटी, गुणता। गुणता क्या है दोस्तों? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप डायरेक्ट इस पॉइंट को देखेंगे, दो ध्वनि के बीच में अगर हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं, तो ध्वनि के जिस गुण की वजह से हम दो ध्वनि के बीच में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं उसी को हम उसकी गुणता या क्वालिटी बोलते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अलग अलग व्यक्ति या वाद्य यंत्र की ध्वनि को पहचानना, आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन साउंड्स ऑफ पर्सन एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड क्वालिटी, गुणता। इसका आधार क्या है दोस्तों? इसका आधार है शेप ऑफ द साउंड, ध्वनि की आकृति। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्वनि की भी आकृति होते हैं। अगर आप ला बोला है, आपने आ बोला है, या जो भी आपने वर्ड प्रोनाउंस किया है, उसका एक प्रॉपर शेप होता है, आकृति होती है, जिसकी वजह से आप आवाज में डिफरेंशिएट कर पाते हो। आप लोगों की आवाज पहचानते हो कि वो आपकी आवाज फ्रेंड की है, माँ की है, भाई की है, किसकी आवाज है? बिकॉज ऑफ शेप ऑफ साउंड, ध्वनि की आकृति होती है। और ध्वनि की आकृति की वजह से दो ध्वनि को बीच में आप अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। इसी को ध्वनि की गुणता कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवृत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइप ऑफ साउंड। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है? दोस्तों ध्वनि तीन प्रकार की होती है। अपश्रव्य, जिसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं, श्रव्य यानी कि सौदिक या ऑडिबल, और पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इन सब के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं श्रव्य अवश्रव्य ध्वनि की। अवश्रव्य ध्वनि क्या होती हैं? ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी आवृत्ति 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक होती है, ऐसी ध्वनियां अवश्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। इन्हें हम नहीं सुन सकते हैं, मानव नहीं सुन सकता है इनको। एग्जाम्पल क्या है? भूकंपीय तरंगें जो सीस्मिक वेव होती हैं, जैसे हाथी, गेंडा, व्हेल, कबूतर। ये ये जो हाथी, गेंडा, व्हेल और कबूतर है, ये वो प्राणी हैं जो अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। क्लियर है? हृदय के कंपन से भी दोस्तों अपश्रव्य ध्वनियां जनरेट होती हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, जब हम इनकी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं।
तो भूकंपीय तरंग हो गया। भूकंपीय तरंगों के साथ साथ आप कह सकते हैं हृदय के कंपन से, जो हमारा हृदय का कंपन होता है उससे भी अपश्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक निकलती हैं, हृदय कंपन। ठीक है जी। चलिए, तो ये तो हो गई आपकी अपश्रव्य। क्या याद रखेंगे? 0 से 20 हर्ट्ज भूकंपीय तरंगे होती हैं, मानव सुन नहीं सकता है। एग्जाम्पल है हाथी, गैंडा, व्हेल, कबूतर, जो इनको सुन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे श्रव्य। 20 हर्ट्ज से दोस्तों, कहां से? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है उसको ऑडिबल साउंड कहा जाता है, या सोनिक फ्रीक्वेंसी वाला साउंड कहा जाता है, जिसको ह्यूमन यानी मानव सुन सकता है। तो मानव किसको सुन सकता है? आप बताएंगे श्रव्य तरंग को। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। वहीं इनकी वेवलेंथ दोस्तों 17 मीटर से 17 मिलीमीटर तक होती है। 17 मीटर से 17 मिलीमीटर। अब 17 मीटर से ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगी तो वो अपश्रव्य कहलाएंगी, और 17 मिलीमीटर से कम अगर तरंग वेवलेंथ होगी तो उनको हम पराश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। बात आती है कि ये पराश्रव्य ध्वनियां क्या हैं? ऐसी साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उनको हम पराश्रव्य कहते हैं। ह्यूमन इसको भी नहीं सुन सकता है। इनको सुन सकती है जो क्षमता होती है वो चमगादड़ में होती है, डॉल्फिन में होती है, कैट, डॉग, रैट, इन सब में होती है। हालांकि इन्हीं पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव का यूज हम सोनार में करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी में करते हैं जिसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, गाल्टन की सीटी में होता है जल को प्यूरिफाई करने में, और जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको मारने में भी इन्हीं पराश्रव्य तरंगों का यूज होता है। तो सोनार है ना, डॉल्फिन, चमगादड़, रॉकेट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसे भी मानव के जो कान है वो नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप एक विशेष पॉइंट याद रखेंगे, किसके बारे में? चमगादड़ के बारे में। जो दोस्तों चमगादड़ है, चमगादड़ अपनी आवाज से 1 लाख हर्ट्ज, कितना? अपनी आवाज से 1 लाख हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वाले पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकती है, और परावर्तन के सिद्धांत पर ये अपना मार्ग तय करती है। ध्यान रखना, ये जो अपना पाथ यानी जो अपना मार्ग तय करती है, मार्ग तय किस आधार पर करती है? तो आप बताएंगे परावर्तन के सिद्धांत पर, रिफ्लेक्शन थ्योरी, परावर्तन के सिद्धांत पर जो है यह अपना मार्ग तय करती है ना। हम सब जानते हैं समुद्र की गहराई मापने में सोनार का यूज होता है। साउंड नेविगेशन और रैंगिंग इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। ये भी, ये जो सोनार है, ये इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। जो सोनार है ये दोस्तों इको की थ्योरी पर काम करता है, यानी प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सोनार हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखेंगे जो आपका ईसीजी है, ईसीजी, ईसीजी में भी आपका अल्ट्रासोनिक यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक। इसमें भी इसका यूज होता है। इसका अल्ट्रासोनोग्राफी में, यानी भ्रूण की हम जो जांच कराते हैं, पथरी की जांच कराते हैं, ट्यूमर की जांच कराते हैं, उसमें भी। जो मैंने बताया कीटों को नष्ट करने में, बेसिकली जो आपके कृषि यानी एग्रीकल्चर में, कृषि में जो कीट होते हैं उनको नष्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बहुत से काम है जो कि अल्ट्रासोनिक मैंने बताया। अब पराश्रव्य ध्वनि है, इनका योग, जैसे कोई भी आपका मेटल है उसमें किसी प्रकार की दरारें आ गई हैं तो उनको पता लगाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो पराश्रव्य ध्वनियों का बहुत ज्यादा उपयोग है। आई होप साउंड का जो फ्रीक्वेंसी के आधार पर प्रकार था वो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साउंड कैन ट्रेवल। जो हमारा दोस्तों ध्वनि होता है ये कहाँ कहाँ किस किस माध्यम में ये ट्रांसफर गति कर सकता है, उसके बारे में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो साउंड होता है वो सॉलिड में भी गमन कर सकता है, लिक्विड में भी और गैस में, बट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, लेकिन निर्वात में गमन नहीं कर सकता। इसका जो वेग होगा, इसका जो वेलोसिटी होगा वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, सॉलिड से कम लिक्विड में होगा, उसके बाद गैस में होगा। उसके बाद दोस्तों एनसीईआरटी का ही डाटा है, आपको याद रखना है। 25 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड है विभिन्न माध्यमों में। मान लो ये सब्सटेंस दिए हैं और इसकी स्पीड दी है मीटर पर सेकंड में। जैसे एल्यूमिनियम, दोस्तों एल्यूमिनियम में प्रकाश की जो ध्वनि की चाल होती है वो 6420 मीटर पर सेकंड है। निकेल में 6040 है, स्टील में 5960 है, आयरन में 5950, ब्रास यानी कि जो आपका पीतल होता है उसमें 4700, ग्लास में 3980 होता है। इसी प्रकार से वाटर, समुद्री वाटर में इसकी 1531 चाल है, डिस्टिल्ड वाटर में 1498, और इथेनॉल यानी शराब में होती है 1207। गैसेस मीडियम में बात करेंगे तो हाइड्रोजन में होता है 1284, हाइड्रोजन का याद रखेंगे। हीलियम में 965, वायु में 346 और ऑक्सीजन का 316। ये विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग है। नेक्स्ट बात करेंगे ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ साउंड।
सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर की। दोस्तों यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं? सबसे पहले कारक है टेम्परेचर। मैंने बताया जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ध्वनि की चाल के। यानी जो तापमान है वो ध्वनि की चाल के समानुपाती होता है। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि की चाल भी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। मैं क्या कह रहा हूँ? समझेंगे दोस्तों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। एक सेकंड मैं मार्कर चेंज कर लूँ। यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ना और अगर आपने तापमान घटाया तो ध्वनि की चाल भी घटेगी। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना, समानुपाती। तो ताप के समानुपाती होती है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जो अब पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, कितना? यदि आप टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि करते हैं, इंक्रीजमेंट करते हैं, तो ध्वनि की चाल में दोस्तों प्लस का 0.61 या 0.62 मीटर पर सेकंड का इंक्रीजमेंट होता है। यानी आपने मान लीजिए ध्वनि की चाल, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यदि आपने टेम्परेचर बनाया बढ़ाया कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसके बढ़ने से ध्वनि की जी चाल भी बढ़ेगी, लेकिन चाल कितनी बढ़ेगी आप बताएंगे? 0.61 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगी, है ना? कैसे? मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड थी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी? अब देखिए दोस्तों, 25 से यानी 25 डिग्री सेल्सियस घटी है, तो मैंने कहा 1 डिग्री सेल्सियस में जो परिवर्तन होता है वो 0.61 होता है। यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस का। तो हम क्या करेंगे? 25 में मल्टीपल करेंगे 0.61 का। इससे आप देखेंगे कितना आंसर आ जाएगा हमारा, लगभग 15 के आसपास, 150 आएगा, 1500 आएगा, तो ये लगभग आपका 15 आ गया। पॉइंट के बाद हम दशमलव लगाएंगे 2 बिंदुओं के बाद, तो 15 आ जाएगा। अब 15 आया अपना, तो टोटल कितनी थी? 25 डिग्री पर 346, कितना घटा? 15। 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 331, 331। तो इस प्रकार से हम ध्वनि की चाल को निकालते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप बढ़ाते हो घटाते हो, तो उस प्रकार से आपके ध्वनि की चाल में भी 0.61 मीटर पर सेकंड का उतार या चढ़ाव होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला आप रखेंगे। अगर आप तापमान में T डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग देखना चाहते हो, तो जो उसकी 332 है उसमें से प्लस माइनस करोगे 0.61 टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल जो भी आपको सवाल में दिया होगा। कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 331 या 332 मीटर होती है। अब आप टेम्परेचर मान लो 20 बढ़ाया यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर भी मल्टीपल करेंगे 20 का, उस हिसाब से यहाँ पे आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, नेक्स्ट इसका जो फैक्टर है, प्रभावित करने वाला जो गुण है वो क्या है? ध्वनि का वेग, गैस। अब देखिए, गैसों में अणुभार होता है, तो अणुभार के हिसाब से बात करेंगे तो जो ध्वनि की चाल होती है गैसों में, वो अणुभार के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती, उसके वर्ग के, अणुभार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा अणुभार। अब देखिए, मान लीजिए V1 अपॉन V2 है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट के अंदर M2 अपन, नहीं V1 का इससे रिलेशन होगा क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, और ये V2 का संबंध M2 से होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। अब देखो, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का 16। अब अणुभार निकाल के हम दो दो से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन का अणुभार आ गया 2 और ऑक्सीजन का अणुभार आ गया 32। फॉर्मूले में हमने पुट किया कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन लिखा, यहाँ पे कितना लिखा? अब ऑक्सीजन का ऊपर लिखेंगे ना, ऑक्सीजन का M2 यहाँ पे लिखेंगे, तो ऑक्सीजन का कितना था? 32 लिखा हमने। हाइड्रोजन का यहाँ पे लिखेंगे, कितना आया? 2। इसको अपन ने काटा तो 2 से 16 बार भाग गया, यानी 16, और 16 को अपन ने अंडर रूट से बाहर निकाला तो 16 वर्ग 4 आएगा, 4/1, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 4:1 आया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 4:1 है, इसको हम देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात हो रही है, ये हाइड्रोजन रहा, ये ऑक्सीजन रहा। ऑक्सीजन का कितना है? 316, और हाइड्रोजन का है 1284। तो 316 का ही तो ये 4 गुना है, 1264 होगा फ्रेंड्स। 316 का ही तो ये 4 गुना है, तो ये रेशियो 4 बराबर आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से हम अणुभार के माध्यम से ध्वनि का जो स्पीड है वो गैसों में निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगला है ह्यूमिडिटी। फ्रेंड्स अब थोड़ा स्पीड में आप समझना, आर्द्रता और ध्वनि की चाल का जो संबंध होता है वो समानुपाती वाला होता है, यानी आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, आर्द्रता घटने पर ध्वनि की चाल घटेगी।
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव क्यों नहीं होता है फ्रेंड्स। देखिए, ध्वनि की चाल का आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसके लिए आप समझेंगे। मान लिए मैंने बताया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि ह्यूमन सुनता है। मैंने कहा था 20 हर्ट्ज पर ध्वनि, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, आवृत्ति। इतने पर तरंग दैर्घ्य बात करेंगे अगर हम, तो 20 हर्ट्ज पर तरंग दैर्घ्य कितनी थी, मैंने आपको बताया था 17 मीटर। देखो यहाँ पे अभी बताया मैंने आपको, ये देखिए 20 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य कितनी है, 17 मीटर। और 20,000 पर कितनी है, 17 मिलीमीटर। आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने बताया ये यहाँ पर 17 मीटर है, और 20,000 हर्ट्ज पर कितनी है, 17 मिलीमीटर। अब हमें निकालना क्या है फ्रेंड्स, अब हमें निकालना है कि ध्वनि की चाल पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ता आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का। तो देख लेते हैं। हम सब जानते हैं, अभी देखा था v बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा ध्वनि की चाल। और v बराबर एफ लैम्डा हम यहाँ पर भी देखेंगे, यानी 20,000 हर्ट्ज पर देखने वाले हैं, 20 हर्ट्ज पर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी की जगह हम कितना रखेंगे, 20। तो हमने फ्रीक्वेंसी की जगह 20 पुट किया, और तरंग दैर्घ्य लैम्डा की जगह यहाँ पे हमने, लैम्डा कितना है, 17 मीटर, तो यहाँ पे हमने 17 रखा। और हमने दोनों का मल्टीपल किया तो 17 दूनी 34, 340 मीटर पर सेकंड आई। यानी 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि की चाल कितनी आ रही है, 340। अब हम 20,000 हर्ट्ज पर देखते हैं, अगर फ्रेंड्स 340 ही रहा तो हमारा ये जो बात कही है यहाँ पर कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो राइट मानी जाएगी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर अगेन 20,000। क्लियर है। लैम्डा कितना दिया है, 17 मिलीमीटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 17 मिलीमीटर दिया है, जबकि हमें कितना रखना है, मीटर में, क्योंकि ध्वनि की चाल को मीटर पर सेकंड में मापते हैं। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम कितने से भाग देंगे, हम देंगे 1,000 से भाग। अब इन 3 जीरो से फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कटेंगे, और अब ये 17 का गुणा 20 में होगा, तो अगेन कितना आ जाएगा, 340 मीटर पर सेकंड। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि की चाल 20,000 हर्ट्ज पर भी 340 मीटर पर सेकंड आई है, और 20 हर्ट्ज पर भी 340 मीटर आई है। यानी फ्रीक्वेंसी तो चेंज हुई, क्या ध्वनि की चाल परिवर्तित हुई, नहीं हुई ना। तो हमने ये जो बोला था कि फ्रीक्वेंसी बदलने पर, तो फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल पर, वो बात सही है। ये आप न्यूमेरिकल से समझ पाएंगे फ्रेंड्स। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनत्व का क्या संबंध है दोस्तों, घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि की चाल घटती है। जैसे जैसे आप डेंसिटी बढ़ाएंगे, ध्वनि की जो चाल है वो घटती चली जाएगी। आप देखिए, एक थाली पर आप साउंड करिए, और एक कोई जिसका घनत्व डेंसिटी ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए जो वजन तोलने वाले जो बांट होते हैं उनका आप यूज करिए। तो आप बांट पर एक चम्मच को मारिए, एक थाली में आप चम्मच को मारिए, आप देखेंगे ध्वनि की चाल थाली में ज्यादा आ रही है। यानी जैसे जैसे आप डेंसिटी बढ़ाएंगे, ध्वनि की चाल घटती चली जाती है। क्लियर है। आगे, स्टिफनेस, कठोरता। दोस्तों कठोरता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, यानी डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पर कठोरता का। तो ये 6 आधारों पर हमने ध्वनि की चाल के प्रभाव देखे। क्लियर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैक संख्या वाला कॉन्सेप्ट है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। मैक संख्या दोस्तों, जब भी हम किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है, तो उसको हम मैक संख्या के माध्यम से मापते हैं। इसमें होता क्या है, वायुयान, यानी इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट या वस्तु का जो स्पीड होगा अपॉन ध्वनि की वायु में चाल। अब ध्वनि की वायु में चाल कितने डिग्री सेल्सियस पर पूछेगा, वो देख लेंगे आगे अपन। समझते हैं इसको। यदि आप यहाँ पर बात कर रहे हैं वायुयान की चाल बटे ध्वनि की चाल, आप ध्वनि की वायु में चाल, इनका जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो जो आएगा, अगर मान लो 0.8 से कम आता है तो मान लेना वो सबसोनिक साउंड है। अगर 1 से कम आता है तो वो इंफ्रासोनिक है। 1 या 1 से लेके 5 तक रहता है तो वो सुपरसोनिक या सोनिक कहलाता है। और 5 से 10 के बीच में होता है तो वो हाइपरसोनिक कहलाता है। जो हमारी मिसाइलें होती है वो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक पर ही चलती हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब क्या है, आप ये देख लेंगे। अगर मैक संख्या 1 आता है, इसका मतलब है जो वस्तु है वो ध्वनि की चाल के, ध्वनि की चाल के बराबर है, उसकी चाल है ध्वनि की चाल के बराबर। अब अगर 2 है तो 2 गुना होगा, 3 है तो 3 टाइम होगा, 4 हो तो 4 गुना, 5 हो तो 5 गुना। इस प्रकार से ये मैक संख्या के आधार पर हम किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु या एयरक्राफ्ट की स्पीड का जो है वो मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर प्रघाती तरंगों का, स्वकिंग वेव्स का। इसको समझ लेते हैं, स्वकिंग वेव क्या होती हैं। दोस्तों हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड, हमने बोला ना सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक में मापते हैं, ये लिखा सुपरसोनिक हाइपरसोनिक। तो जब हम किसी एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होती है सो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक में,
तो जब ये चलते हैं तो ये अपने पीछे की ओर बैक साइड दोस्तों एक कॉनिकल वेव बनाते हैं, एक शंक्वाकार तरंग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आगे जा रहा है और ये कॉनिकल वेव बना रहा है इस प्रकार से शंक्वाकार। इन कॉनिकल वेव को ही दोस्तों शॉकिंग वेव या शॉक वेव या प्रघाती तरंग या ध्वनि बुम्ब कहते हैं हिंदी में। ये इतनी खतरनाक होती हैं, इनका इतना ज़्यादा प्रभाव प्रभाव होता है कि अगर ये बिल्डिंग के नज़दीक से निकले तो भवनों को, बिल्डिंग्स को ये क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे, गिरा देंगे। बस यही प्रघाती तरंगे हैं, आपको याद रखना है इसके बारे में। तो शॉकिंग वेव्स होती हैं, इन्हीं की वजह से एक आप देखेंगे दोस्तों बूम बनता है इस प्रकार से ये पीछे साउंड बूम बोलते हैं इसको। ये रॉकेट या मिसाइल्स के द्वारा बनता है। ये प्रघाती तरंगों का कॉन्सेप्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल हैं, जल्दी से अपन इसको कर लेते हैं। दोस्तों आप धैर्य बना के रखिएगा, पेशेंस बनाइएगा, क्योंकि हम पूरा साउंड वाला टॉपिक फिनिश करने वाले हैं इसमें। इसमें लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पर दो नहीं है, केवल है क्रमागत। तो मैंने बताया था अगर दो क्रमागत हैं तो उसको लैम्डा बोलते हैं, लेकिन यदि एक श्रृंग और गर्त की बात कर रहे हैं तो उसको लैम्डा अपॉन टू बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पर एक्स माना गया है वेवलेंथ को, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स बाई टू, क्योंकि क्रमागत एक श्रृंग और एक गर्त की दूरी पूछी गई, ना कि दो श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या पूछता है? ये कह रहा है कि 100 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करने वाली एक तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल क्या होगा? हम टाइम पीरियड जानते हैं, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 20 हर्ट्ज। 1 का इसमें भाग देंगे तो 0.05 सेकंड आएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसमें लिखा है एक चमगादड़। अच्छा, इस सवाल को इको पढ़ने के बाद करेंगे दोस्तों, प्रतिध्वनि पढ़ने के बाद। ठीक है, हम इस पर लौटेंगे दोबारा से। चलिए, अब हमारा जो अगला है डॉपलर इफेक्ट, इसको समझ लेते हैं। डॉपलर प्रभाव क्या कहता है? दोस्तों डॉपलर प्रभाव कहता है कि जो सोर्स है, स्रोत है और श्रोता, इन दोनों के बीच में जो आपेक्षिक गति होती है, रिलेटिव मोशन होता है, उसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जिसमें क्या होता है, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें उतार या चढ़ाव आता है। बेसिकली आप ये कह सकते हो श्रोता और स्रोत, मतलब मान लीजिए यहाँ पर स्रोत हो गया साउंड निकलने का, ट्रेन का इंजन, और श्रोता हो गया कोई व्यक्ति, वो उसके पास जा रहा है या उससे दूर जा रहा है, तो इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, इससे ध्वनि में उतार चढ़ाव आता है। इसी उतार चढ़ाव को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अब ये परिभाषा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं कि एक पर्यवेक्षक के संबंध में एक तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन है जो तरंग स्रोत के सापेक्ष गतिमान है। कुछ नहीं, जो मैंने बताया वही, इतना याद रखेंगे आप। अब समझिए, यहाँ पे ये समझने वाली बात है आपके लिए। श्रोता, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ पर सोर्स है। सोर्स को मैंने मान लीजिए ऐसे बना दिया, ज्यादातर बुक्स में ऐसे ही बना हुआ है। इस प्रकार से ये साउंड है, ठीक, यहां से ये साउंड हो गया आपका, इससे ध्वनि निकल रही है, ठीक है, साउंड बॉक्स से ही। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए ट्रेन है और ये कोई व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये श्रोता है। अब अगर इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होने वाला है फ्रेंड, अगर ये श्रोता स्रोत की ओर जाता है तो इसकी जो चाल होगी वो पॉजिटिव में होगी, और अगर ये स्रोत से दूर की ओर जाएगा, इस ओर जाएगा, तो इसकी जो चाल होगी वो हम नेगेटिव में लेंगे यहाँ पर। क्लियर है? पॉजिटिव और नेगेटिव का आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव। इसी प्रकार से सोर्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सोर्स अगर श्रोता के पास जाता है तो वो नेगेटिव होगा, और यदि वो श्रोता से दूर जाता है तो वो पॉजिटिव होगा, है ना? तो ये हो गया ऑब्जर्वर, ये हो गया सोर्स। अब यहाँ पर 5-6 चीजें याद रखेंगे, जैसे N0, V0 और V। यहाँ से यहाँ पे लिखा है NS, VS, V। यहाँ पे इनके लिखा है V का मतलब क्या है, यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल। N0 का मतलब है, N0 नहीं है ये O है, का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर यानी जो श्रोता है उसकी आवृत्ति। NS का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स यानी स्रोत की आवृत्ति। VO का मतलब है यहाँ पर स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर यानी जो श्रोता है उसकी गति, और VS मतलब स्पीड ऑफ सोर्स। इसके आधार पर ये फॉर्मूला बना है N0 अपॉन V प्लस माइनस V0 एंड NS अपॉन V प्लस माइनस VS। प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया, अगर V प्लस कब लगाएंगे, जब श्रोता स्रोत की ओर जा रहा होगा, और माइनस कब लगाएंगे, जब श्रोता स्रोत से दूर जा रहा हो। आइए इसी व्याप पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इस सवाल में जो लिखा हुआ है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप पाएंगे, सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 900 मीटर 900 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से सीटी देती हुई चलती है, यानी वो 900 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से एक अपनी आवाज निकालती हुई चल रही है। तो यहाँ पर जो ये सवाल कह रहा है उस हिसाब से थोड़ा हम अपना डायग्राम बना लेते हैं।
ये कह रहा है, मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ठीक, ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन साउंड दे रही है, कितने हर्ट्ज से? 900 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ये साउंड दे रही है और इसकी जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये खड़ा हुआ है व्यक्ति, कहता है वह व्यक्ति भी 10 मीटर पर सेकंड से, ये 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेन की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए ये ट्रेन की ओर बढ़ रहा है और आवृत्ति 30 सेकंड की, ये व्यक्ति की ओर बढ़ रही है, ट्रेन व्यक्ति की ओर बढ़ रही है। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा था ना, ये अपने लिए क्या हो गया, ये अपने लिए हो गया स्रोत और ये अपने के लिए क्या हो गया, श्रोता। और मैंने बताया था जब स्रोत इधर को आएगा तो इसको अपन किस में लेंगे, नेगेटिव में, और जो श्रोता है वो इधर की ओर जा रहा है तो इसको अपन पॉजिटिव में लेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब उठा के यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था अपना एन जीरो, यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे एन जी ओ अपॉन भी, बी प्लस माइनस बी जीरो इज इक्वल टू एन एस अपॉन बी प्लस माइनस बी एस, यही था ना, प्लस माइनस बी एस। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एन जीरो का मान नहीं दिया हुआ है। देखिए एन जीरो दिया है क्या, ऑब्जेक्ट की दिया है क्या, हमारे पास नहीं, तो हम यहाँ पर एन ओ की जगह एन ओ ही रखेंगे। हाँ, बी हमारे पास दिया है, हम सब जानते हैं ध्वनि की चाल कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकंड, प्लस। अब यहाँ पे प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि श्रोता ट्रेन की ओर जा रहा है, प्लस कितना लगाएंगे, प्लस लगाएंगे हम 10, क्योंकि 10 की स्पीड से जा रहा है। एन एस कितना दिया हुआ है, 900 हर्ट्ज दिया हुआ है। भी अगेन 330 होगा। अब यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये श्रोता की ओर जा रही है इसलिए माइनस, और माइनस कितना होगा यहाँ पे, माइनस होगा 30। आगे हम देखते हैं, एन ओ यहाँ पर रहेगा, ये 340 हो जाएगा नीचे, ये 900 रहेगा, ये हो जाएगा 300। 300 से 900 जाएंगे 3 टाइम, और 3 का इसमें मल्टीपल होगा, तो एन जीरो बराबर कितना आ जाएगा, 0.201, 1020 हर्ट्ज। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1020 हर्ट्ज। ठीक है दोस्त, ये इसका आंसर होगा। तो न्यूमेरिकल हमने भी कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परावर्तन, यहां से इको वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, इसको भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, ध्वनि का परावर्तन, किसी भी कठोर सतह से टकराकर ध्वनि का वापस लौटना, यानी बैक बाउंस होना किसी भी साउंड का व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस, बस यही परावर्तन होता है। लेकिन ध्यान रखें, ध्वनि का जो परावर्तन का नियम है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम के समान ही है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। ध्वनि का जो परावर्तन का नियम है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बराबर ही है। इसी से जनरेट होता है इको, प्रतिध्वनि। अब हम प्रतिध्वनि के बारे में बात करते हैं दोस्तों। प्रतिध्वनि क्या है, उसके लिए आपको दो तीन बातें याद रखनी होंगी। जैसे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ये पढ़ेंगे पूरा। ध्वनि जब किसी सतह से टकराती है, भी पढ़ा, तो वह टकराकर परावर्तित हो जाती है, इसी कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है, जब परावर्तन होता है। अब ध्वनि के परावर्तन को ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि के माध्यम से ही चमगादड़, डॉल्फिन और सोनार अपना रास्ता तय करते हैं, हमने देखा है स्टार्टिंग में। प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए 16.5 मीटर या 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए, अभी हम बताएंगे। हम सब जानते हैं ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर 10 सेकंड, या 10 सेकंड नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको सुधार करूंगा, 1 सेकंड। यहाँ पर 10 सेकंड नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1/10 सेकंड। अगेन यहाँ पर भी 1/10 सेकंड ही होगा, 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कितना, 0.1 सेकंड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं इसको। तो 0.1 सेकंड तक रहते हैं। यदि इससे पहले ही प्रतिध्वनि उत्पन्न हो जाए तो स्वर आपस में टकरा जाएंगे। प्रतिध्वनि को रोकने के लिए परावर्तन को रोकना होता है। इसी कारण सिनेमा घरों में दीवारों को खुरदरा या उस पर चादर लगा दिया जाता है। 17 मीटर की दूरी के कारण ही मंदिर मस्जिद में आपको शांति का आभास होता है। ये सारी बातें, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1/10 सेकंड, 0.1 सेकंड, 16.5, 17 मीटर की ध्वनि, है ना। ये बताया मैंने, रिफ्लेक्शन होता है डॉल्फिन वगैरह का, ये सारे पॉइंट आप पढ़ लेंगे इंग्लिश में। अब समझते हैं प्रतिध्वनि उत्पन्न होती कैसे है, और ये 17 मीटर ही क्यों, इसको समझिए आप। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अगर देखेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, तो मैंने आपको बताया कि जो ध्वनि हमारे कानों पर कितने सेकंड तक रहती है, 1/10 सेकंड, या बोल सकते हो 0.1 सेकंड तक। ठीक है, क्लियर। ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वो मैंने आपको बताया कितनी होगी। अब अकॉर्डिंग टू हम न्यूमेरिकल लेते हैं, अगर हम सवाल के अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसे 331 मीटर, 331 मीटर पर सेकंड, ये 331 मीटर पर सेकंड कब होता है दोस्तों,
ये जब होता है जब हम ध्वनि की चाल को 0 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं। लेकिन सामान्यतः 22 डिग्री सेल्सियस की बात होती है, तो यहाँ पर हम लेंगे इसको 343 मीटर पर सेकंड। ये कितने डिग्री पर है? 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल है। अब हमें ये निकालना है कि प्रतिध्वनि कब होगी। प्रतिध्वनि मतलब डिस्टेंस। अब हम सब जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो v इंटू टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे यहाँ पर? अब v दिया है 343 और टाइम कितना दिया है? तो हम कहेंगे 1/10, जिसकी वजह से टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 34.3 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया आपका 34.3 मीटर। अब ये 34.3 मीटर में ध्वनि कान पर पहुंची, यानी एक ध्वनि को दूसरी ध्वनि सुनने के लिए हमें ध्वनि को कितना रास्ता तय करना होगा? 34.3। तो दोस्तों अगर 34.3 पूरा मार्ग तय करना है, अब इसने बोला हाई, तो हाई इसको सुनना है, तो इसको ध्वनि को 34.3 मीटर की दूरी तय करनी होगी। यानी आपका जो जिस सतह से ये परावर्तित होकर लौटेगी उसको कितना होना चाहिए? तो उसका होने के लिए दोस्तों हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया है x बराबर d/2। डी कितना आया है? 34.3। इसमें आप 2 का भाग देंगे तो दोस्तों वही 17 दशमलव आपका कितना निकल के आएगा? 15 मीटर, जो कि लिखा हुआ है। यानी परावर्तक सतह कितनी दूर होनी चाहिए हमसे? 17.15 मीटर। यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, एस बराबर 2d/t। 2d/t, यहाँ पर डी क्या है? स्तुत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी। उसका दोगुना करिए और उसमें कितने टाइम में वो रिटर्न होती है, कितना टाइम उसको लगा, उससे भाग दीजिए या एस का मान रखिए, तो आपका जवाब आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि जो फॉर इको मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 17.15 मीटर फ्रॉम रिफ्लेक्टर। परावर्तक सतह से कितनी दूरी होनी चाहिए? 17.15 मीटर की। इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? लाउड स्पीकर में, स्टेथोस्कोप में। इसके अलावा कॉन्सर्ट जो हॉल होते हैं उनकी छत घुमावदार बनाई जाती है फॉर इको, और समुद्र गहराई के मापन में जो सोनार का हम यूज करते हैं उसमें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसी आधार पर, ये नेक्स्ट में देखेंगे, आगे बात करते हैं। अब फ्रेंड्स अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस और करते हैं, बस ये टॉपिक हमारा फिनिश ही है। सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं ये गूंज होता है, क्या होता है? जब बार बार परावर्तन के कारण, एक बार परावर्तन होकर ध्वनि लौटती है तो उसको इको बोलते हैं। लेकिन जब बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि की दृढ़ता जो होती है वही क्या कहलाती है? रिवर्बरेशन कहलाती है, गूंज कहलाती है। जैसे इको क्या है? आपने बोला राम, तो लौट के आया राम या राम, तो बार बार जो राम 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 सुनाई आपको दे रहा है, ये क्या है? ये इको है, प्रतिध्वनि है। लेकिन रिवर्बरेशन में क्या होगा? गूंज में क्या होगा? आपने राम चिल्लाया तो सीता, ये आवाज आती रहेगी लॉन्ग टाइम तक। इसी को हम बोलते हैं गूंज होना। और दोस्तों गूंज को कम करने के लिए कमरे में हम पर्दे लगाते हैं, या दीवारों में होल कराते हैं, या वुड लगाते हैं, या कमरे को थोड़ा भरा हुआ रखते हैं। तो ऐसा पूछा जाता है गूंज कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे देखेंगे, लिखा है कंपन वाला भाग जो हमें बोलने में सक्षम बनाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु। स्वर रज्जुओं के द्वारा हमारे जो है कंपन होता है। विद्युत चुम्बकीय, ये क्वेश्चन अभी देखेंगे, ये मैंने थोड़ा सही नहीं लिखा है, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा दोस्तों, इनके बारे में और हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करें किस प्रजाति की सुनने की क्षमता कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? ह्यूमन मैंने बताया 20 से 20,000 हर्ट्ज। चूहा सुनता है 200 से 76,000 हर्ट्ज। चमगादड़ 2000 से लेके 1,10,000 तक सुनती है। हाथी 15 से लेके 12,000। खरगोश 360 से 42,000 तक। गेंडा जो होता है वो 5 हर्ट्ज तक। गाय 23 से 35,000 हर्ट्ज। डॉग 25,000 हर्ट्ज। व्हेल जो होती है वो 10 से 31,000। उल्लू जो होता है वो 200 से 12,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो होता है वो आंतरिक दरारों और छिद्रों का पता लगाने में और डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और याद रखेंगे दोस्तों। ये लिमिट है, अगर औद्योगिक क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो वहां का जो तीव्रता होनी चाहिए ध्वनि की वो 75 डेसिबल होनी चाहिए दिन में और 70 डेसिबल होनी चाहिए रात में। यदि आप किसी कॉमर्शियल एरिया में रहते हैं तो वहां की दिन में जो साउंड की तीव्रता होनी चाहिए वो 65 और रात में 55 होनी चाहिए। अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ की जो इंटेंसिटी होनी चाहिए 55 और रात की होनी चाहिए 45। और आप किसी साइलेंस जोन में रह रहे हैं तो वहाँ पर 50 और 40 होनी चाहिए डे एंड नाइट की। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा साउंड वाला टॉपिक होता है फिनिश। तो साउंड के जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए फ्रेंड्स इसमें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपके जो भी और सुझाव हों लेक्चर सीरीज को लाने के क्रम में आप बता सकते हैं, उसमें सुधार किया जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी फ्रेंड्स, जिसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी गई है।
तो वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा साउंड का टॉपिक फिनिश हुआ। पूरी कोशिश रही है कि सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट्स आपके इसमें कवर किए जाएँ। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा हम ऐसे ही सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब ये टॉपिक हो जाएगा, इसके बाद हम वेब और पढ़ेंगे, और जैसे हमारा वेब वाला टॉपिक हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसके एमसीक्यू लेके आएंगे, और एमसीक्यू के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। तो बस अगले जो 2 लेक्चर होंगे उसमें हमारा साउंड एंड वेब वाला टॉपिक फिनिश होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।